नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा जो प्रकरण है वो है शब्द शक्ति। शब्द में निहित अर्थ शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं, अर्थात शब्द का अर्थबोध कराने वाले व्यापार को ही शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति में दो शब्द हैं, शब्द और शक्ति। शब्द की शक्ति उसकी अर्थवता ही होती है, अतः शब्द शक्ति द्वारा शब्द के अर्थ को प्राप्त या उपलब्ध किया जाता है। शब्द में दो बातें होती हैं। एक वह अक्षरों का समूह होता है, जैसे कमल। कमल शब्द क, मैं और ल का समूह है। ये क्या है? अक्षर या वर्ण। दो, उसमें कोई अर्थ निहित होता है, जैसे कमल का अर्थ सरोवर में पैदा होने वाला फूल। शब्द की सार्थकता के कारण उसकी महत्ता महान होती है और शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य ही भाषा का मूल आधार होता है। यह भाषा काव्य का आधार बनती है। इस प्रकार काव्य के लिए शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसकी शक्ति का बोध कराने वाली शब्द शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। शब्द के प्रकार। शब्द के तीन प्रकार होते हैं। वाचक, जो वाच्यार्थ को प्रकट करे, लक्षण, जो लक्ष्यार्थ को प्रकट करे, और व्यंजन, जो व्यंग्यार्थ को प्रकट करे। शब्द में अर्थ निहित होता है, अतः अर्थ के प्रकार समझना आवश्यक है। अर्थ के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है वाच्यार्थ। शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। इसे अभिधेयार्थ या मुख्यार्थ भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कमल खिल गया है, यहाँ तालाब में खिलने वाले विशेष पुष्प अर्थात कमल का अर्थ लिया जाएगा। लक्ष्यार्थ, जब प्रसंग में वाच्यार्थ नहीं लगता तब उससे संबंध रखने वाला एक दूसरा अर्थ लगाया जाता है। इस दूसरे अर्थ को ही लक्ष्यार्थ कहते हैं। जैसे सीता कमलमुखी है, यहाँ कमल का केवल पुष्प वाला अर्थ अभिष्ट नहीं, वरन कमल के समान सुंदर मुख अर्थ लिया जाएगा। कमल और मुख में सुंदरता का गुण समान है, सुंदर यहाँ लक्ष्यार्थ होगा। अगला है व्यंग्यार्थ। कभी कभी वाच्यार्थ के लग जाने पर भी एक दूसरा अर्थ सूचित होता है, यह अर्थ व्यंग्यार्थ कहा जाता है। इसको ध्वनि भी कहते हैं। जैसे संध्या हो गई, यहाँ दो विद्यार्थी प्रतिदिन संध्या होते ही घूमने जाया करते हैं। उनमें से अपने साथी से कहता है संध्या हो गई। इस वाक्य का मुख्य अर्थ तो है सूर्यास्त होने का समय हो गया है, मगर यहाँ यह अर्थ तो है ही, पर एक अर्थ और निकलता है कि घूमने को चलने का समय हो गया है, घूमने चलो। यहाँ यह दूसरा व्यंग्यार्थ होगा। इस प्रकार से शब्द शक्ति के भेद हम देखते हैं। तो शब्द का अर्थ प्रकट करने की शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। सबसे पहला है अभिधा। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है या मुख्यार्थ प्रकट होता है। लक्षणा, शब्द की वह शक्ति जिससे लक्ष्यार्थ प्रकट होता है। व्यंजना, शब्द की वह शक्ति जिससे व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। इस प्रकार यह शब्द शक्ति के तीन भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अभिधा शब्द शक्ति पर। शब्द का वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यहाँ वाचक शब्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक और युग्रोढ़। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूढ़, यानी वाचक शब्द सबसे पहला है वो रूढ़ है, जिसमें शब्द जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती और यदि होती है तो
शब्द का अर्थ व्युत्पत्तिजन्य अर्थ से भिन्न होता है, जैसे घोड़ा, घड़ा, मुँह, ठंडा आदि। यौगिक दूसरा शब्द है या वाचक है यौगिक। वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति होती है और जिसका अर्थ व्युत्पत्तिजन्य अर्थ से भिन्न नहीं होता, जैसे भलाई, पानी घर, दो मुहा, शारीरिक, सुंदरता, बुढ़ापा, अन्नजन आदि। अगला है योगरूढ़ वाचक। वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति होती है पर जिसका अर्थ व्युत्पत्तिजन्य अनेक अर्थों में से केवल एक तक ही सीमित हो जाता है, जैसे पंकज का अर्थ होता है पंख यानी कीचड़, और जैसे यानी जन्मा या उत्पन्न, कमल। ध्यान देने योग्य बात है कि कीचड़ से तो सिंघाड़ा, घोंगे भी उत्पन्न होते हैं, किंतु मात्र कमल के लिए ही यह पंकज रूढ़ हो गया। इस प्रकार नीरज कमल के लिए, नीरद बादल के लिए, गिरिधर कृष्ण के लिए और महेश शंकर आदि शब्द योगारूढ़ शब्दों के उदाहरण हैं। वाच्यार्थ के भेद। वाच्यार्थ के दो भेद होते हैं, वह अव्यार्थ और समुदायार्थ। सबसे पहले देखते हैं अव्यार्थ। वह अर्थ जो शब्द के अवयवों का अर्थ हो, अर्थात जो व्युत्पत्ति पर निर्भर रहता हो। दूसरा है समुदायार्थ। वह अर्थ जो शब्द के अवयवों का अर्थ न होकर सामूहिक रूप से सारे शब्द का अर्थ हो। रूढ़ शब्द का केवल समुदायार्थ होता है, योगी का केवल अव्यार्थ होता है। जैसे योगरूढ़ शब्द में अव्यार्थ और समुदायार्थ दोनों होते हैं। अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण देखिए, हे ईश्वर हमें सद्बुद्धि दो, या दूसरा देखें, विनती सुन लो हे भगवान हम सब बालक है नादान। अगला है लक्षणा शब्द शक्ति। जहाँ मुख्यार्थ पर बाधा उत्पन्न होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के द्वारा लक्ष्यार्थ या अन्यार्थ प्रकट होता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति के 3 चरण होते हैं। पहला चरण मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होना, दूसरा रूढ़ि या प्रयोजन द्वारा लक्ष्यार्थ प्रकट होना, तीसरा लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से संबंधित होना। जैसे उदाहरण के लिए देखें, मेरा कुत्ता शेर का चाचा है। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, रूढ़ि लक्षणा व प्रयोजनवती लक्षणा। सबसे पहले देखते हैं हम रूढ़ि लक्षणा। जिस लक्षणा में मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि द्वारा अर्थ प्रकट होता हो, वह रूढ़ि लक्षणा होती है। जैसे राजस्थान वीर है। रूढ़ि लक्षणा में मुहावरों का प्रयोग होता है, जैसे मालिक की आवाज़ सुनते ही नौकर चौकन्ना हो गया। इस उदाहरण में रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति है। अगली है प्रयोजनवती लक्षणा। मुख्यार्थ बाधित होने पर प्रयोजन द्वारा लक्ष्यार्थ प्रकट हो तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा प्रकट होती है। इसमें वक्ता के कथन का विशेष प्रयोजन होता है। जैसे श्याम गधा है, उसके दादा गांधी जी हैं। इस प्रकार से ये प्रयोजनवती लक्षणा। आचार्य मम्मट ने लक्षणा के 6 भेद माने हैं, जबकि आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा शब्द शक्ति के 8 भेद बताए हैं। अब हम देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। जहाँ मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ द्वारा अर्थ स्पष्ट नहीं होने के कारण व्यंग्यार्थ द्वारा अर्थ प्रकट किया जाता है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अर्थात जब अभिधा व लक्षणा अर्थ प्रकट करने में असक्षम हो, तब वहाँ
व्यंजना शब्द शक्ति का उदय होता है। इसमें अत्यधिक कल्पना द्वारा व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। यह विकसिततम शब्द शक्ति है। व्यंजना के दो भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। सबसे पहले हम देखते हैं शाब्दी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना शब्द विशेष पर आधारित होती है। इसमें यदि शब्द को बदल दिया जाता है तो व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है। जैसे को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। शब्द श्लेष अलंकार में शाब्दी व्यंजना होती है। शाब्दी व्यंजना के भी दो भेद होते हैं, अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना। अभिधा मूला व्यंजना वहाँ होती है जहाँ अनेकार्थक शब्द का एक अर्थ निश्चित हो जाता है। जैसे सोहत नागन मद बिना तान बिना नहीं राग। यहाँ मद शब्द प्रयुक्त हुआ है तो यहाँ नाग का अर्थ हाथी लिया जाएगा, ना कि सांप। दूसरा है लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। इसमें व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति अभिधा से नहीं हो पाती है, बल्कि लक्षणा शब्द शक्ति के सहयोग से ही व्यंग्यार्थ प्रकट हो पाता है। जैसे शाम तो नीरा गधा निकला। इस प्रकार यह लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना है। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद थे, शाब्दी और आर्थी। शाब्दी के दो भेद हमने देखे, अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना। अब है आर्थी व्यंजना। इसमें यदि शब्द विशेष को उसके समानार्थी शब्द द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, अर्थात परिवर्तित कर दिया जाए, तो भी व्यंजना शब्द शक्ति बनी रहती है। जैसे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। यहाँ अबला के स्थान पर नारी का प्रयोग करने से भी अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से आज हमने शब्द शक्ति, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर चर्चा की है। शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो आपको यह टॉपिक अच्छे से तैयार करना है और जो भी प्रश्न आए उसका आंसर आपको अच्छे से करना है। धन्यवाद।